हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो लोग लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को पता ही होगा कि हम लोग हिस्ट्री में पाँच टोटल 6 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी में क्लास हिस्ट्री में 6 चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं और जो ज्योग्राफी है उसमें 5 चैप्टर्स को अब तक डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 में 6 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की का जो टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, इसमें प्रमुख बातें क्या क्या हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रमुख बातें हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो यही देख लेते हैं, आप क्या आप जानते हैं पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। जैसे कि कंचनजंगा है, एवरेस्ट है, तो 8000 मीटर से ऊपर वाले पर्वतों के नाम यहाँ पे कहा गया है कि बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ ध्यान रखिए कि पहाड़ी क्या कहलाती है। पहाड़ी होती है जो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली खड़ी ढाल वाली होती है। खड़ी ढाल जैसे इस तरीके से हो, ठीक है, तो खड़ी ढाल वाली ऐसी, ठीक है, इसको पहाड़ी कहते हैं। और अगर जैसे नहीं ऐसे करके ऐसे होता नहीं, तो इस टाइप से जहाँ पे बराबर ऊपर समतल हो जाता है तो उसको पठार कहते हैं। अभी आगे इसके बारे में इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। ठीक है, इसी वजह से ये मैदान जो है कहीं समतल मैदान होते हैं, कहीं पे पर्वत बन जाते हैं, कहीं पठार बन जाते हैं, क्योंकि गति कर रही है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया पर्वत, यहाँ पे दिखाया गया ये है पठार, दिखाया गया है पर्वत श्रृंखलाएं, ये देखिए ऐसे दी गई है, पहाड़ी दी गई है, सहायक नदी, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आगे देखते हैं दूसरी या बाह्य प्रक्रिया। ठीक है, वो आंतरिक प्रक्रिया थी, यह दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। तो ठीक है, अपर्दन क्या होता है कि पृथ्वी की जो सतह है वो टूटकर घिस जाती है, उसको अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है। ये दोनों प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। जैसे अपर्दन होता है तो जैसे मिट्टी का कटाव कर देता है पानी, ठीक है, पानी के द्वारा मिट्टी का कटाव कर देता है तो वो अपर्दन हो गया। निक्षेपण में क्या है कि जैसे पानी जब बहता है तो वो अपने साथ मिट्टी को बहा के ले आता है, तो जहाँ पे जैसे ऊंचा खाली जगह होती है, थोड़ा सा मतलब उबड़ खाबड़ होती है, उसको वो मिट्टी भर देती है, तो वो उसको निक्षेपण की प्रक्रिया कहा जाता है। ये दोनों प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पर्वत क्या है, पर्वत के बारे में यहाँ पे बोला गया है। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। ठीक है, पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। ठीक है, शिखर, ये देखिए शिखर यहाँ पे देखिए कितना पतला हो गया ऊपर को। ठीक है, शिखर पतला होता है और आधार जो होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है। ठीक है, तो यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। ठीक है, कि जैसे पर्वत होते हैं उनके ऊपर एकदम से देखिए आप बिल्कुल वाइट वाइट चादर ऐसी बिछी होती है, उसी को हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर है तथा जिन्हें आप देख नहीं सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जिन्हें श्रृंखला कहा जाता है। जैसे ठीक है, जैसे आप देखिए ऐसे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है, श्रृंखला में ऐसे पर्वत है तो इसको पर्वत श्रृंखला कहा जाएगा। यही यहाँ पे कहा गया, पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, आगे है, कहा जाता है कि बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, तो हिमालय जो है वो एशिया की हो गई, आल्प्स है वो यूरोप, और एंडीज पर्वत है वो दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इनको आप लोग चाहे नोट कर लें, ठीक है, जिसको ना पता हो। ठीक है, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रसोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत।
हिमालय तथा आल्पस वलित पर्वत है। ठीक है, वलित पर्वत कौन से हैं? हिमालय तथा आल्पस। ठीक है, जिसकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। ठीक है, जो उसकी सतह है वो जैसे ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे जाएगी, और ऊपर को शंक्वाकार, शंकु के आकार में ऐसे है। ठीक है, ऊपर की तरफ शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो है अरावली श्रृंखला। ठीक है, आगे है अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। तो अपलेशियन तथा रूस का जो यूराल पर्वत है, वो दोनों बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। इसके बाद है जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड हास्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया पर्वतों के लिए, अभी दिखा रहे हैं। ठीक है, निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को ये कहा जाता है, ठीक, ग्राबेन कहा जाता है नीचे वाले को। यूरोप की राइन घाटी तथा वाइजेस पर्वत इस तरह के पर्वत के तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। ये देखिए यहाँ पर भ्रसोत पर्वत का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। यह दिखाया गया है कि ऊपर वाला खंड जो है उसको उत्खंड भ्रंश कहा गया है, और जो नीचे वाला है उसको द्रोणिका भ्रंश कहा गया है। ठीक है, इसके बाद ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत, यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लीजिए कि माउंट किलिमंजारो कहाँ है? ठीक है, अफ्रीका में है, और फ्यूजियामा जापान में है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वत में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जलों को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी, घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन प्राप्त होता है। चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेले जाते हैं? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ज्वालामुखी, ये दिखाया गया है ज्वालामुखी पर्वत के बारे में। ये देखिए लावा, ये ज्वालामुखी राख, भाप, ये जो निकल रहा है यहाँ से। ठीक है, इसको यहाँ पे दिखाया गया मैग्मा का निर्माण। ये मैग्मा यहाँ से होता है, किनारों से निकलती पिघलती चट्टानें लावा कहलाती है, जो इधर उधर से ऐसे नहीं पिघलती रहती है, जो ज्वालामुखी पर्वतों से। तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। पठार क्या होता है? अब पठार के बारे में जान लीजिए। पठार उठी हुई एक सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिसे जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई क्रमशः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। ठीक है, अभी हमने पहले ऊपर ही बताया था कि पठार जैसे इन्होंने कहा ऊपर सपाट होती है, जैसे नीचे से ऐसे गया, फिर ऐसे करके ऐसे, तो इसमें कहा गया उनके किनारे कई हो सकते हैं। तो किनारे इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो गया, दूसरी तरफ भी हो सकता है, तो काफ़ी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें है भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। ठीक है, भारत का दक्कन पठार जो है वो पुराने पठारों में से है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, तिब्बत का जो पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक ऊंची है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। ये देखिए छोटा नागपुर, जैसे अगर कहा जाए कि कहाँ के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं, तो वो है छोटा नागपुर, भारत में। ठीक है, भारत में अगर पूछा जाए। ये देखिए यहाँ पठार का एक चित्र दिया गया है, ये देखिए पठार दिया गया। बाकी ज़मीन से ये काफ़ी ऊंचा है, और इसके किनारे इधर भी है, यहाँ पे भी है, चारों तरफ किनारे हैं। ठीक है, आगे है पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यह नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर
स्थित हुंडरू जलप्रपात। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा बन रहा है कि हुंडरू जलप्रपात कहाँ है। यह है छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, ठीक है। और कर्नाटक के जोग जलप्रपात, ठीक है। तो जोग जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में। इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पठार हो गया। अब मैदान के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा में एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगसे नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं, ठीक है। तो भारत में जो मैदान है वो गंगा में ब्रह्मपुत्र का मैदान है और चीन में यांगसे नदी का मैदान। मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब स्थल रूप एवं लोगों के बारे में यहाँ पे लिखा है। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, उद्गार ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। या इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इसमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि यह हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे लिखा है स्वच्छ भारत मिशन। इसमें क्या है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे कहा गया कि साफ सफाई को थोड़ा सा ध्यान रखें लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये चित्र सिर्फ दिए गए हैं यहाँ पे, और बाकी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ये जो अभ्यास है इसको आप लोग खुद ही, क्योंकि अगर आप लोगों ने सही से ये चैप्टर पढ़ा है अभी हमारे साथ, तो इसको आप लोग काफ़ी अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसको सॉल्व खुद ही करिए जिससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है। और इसको जब आप लोग सॉल्व करें, अगर इसमें से आपको कोई भी दिक्कत होती है या कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये जितनी भी एनसीईआरटी है, जिन लोगों के पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो उन लोगों को जैसे एनसीईआरटी तैयार करनी है तो उनके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं उनको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं उनको उनकी तैयारी बहुत अच्छे से करवा दूंगा। ये अभी सिर्फ रीडिंग करा रहे हैं, इसके बाद इसके नोट्स बनाएंगे, फिर उसके नोट्स के ऊपर भी इसको थोड़ा सा सही से डिस्कस करेंगे। इसको 3 तरीके से इसको पूरी पूरी बुक्स को डिस्कस करेंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छी तरीके से एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी के साथ समाप्त होती है। धन्यवाद।